जय भीम, जय भारत देशवासियों। मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। आज मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। 1970 और 72 में बिहार में शोषित दल की स्थापना जगदेव बाबू करके और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। और 1973 में शोषित दल बिहार का, जिसके संस्थापक जगदेव प्रसाद थे, और उत्तर प्रदेश में समाज दल, जिसके संस्थापक माननीय रामस्वरूप वर्मा जी थे। ये दोनों लोग मिलकर के 1973 में शोषित समाज दल का निर्माण किया और बिहार में और उत्तर प्रदेश में अब शोषित समाज दल के नाम से ये पार्टी चलने लग गई। और इसमें बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसके बारे में लोगों को पढ़ाना, समझाना और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम होता रहा। लेकिन और दोनों के जगहों से दो पत्रिकाएं भी निकलती थीं जो साप्ताहिक थी। बिहार से शोषित साप्ताहिक और उत्तर प्रदेश से माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के नेतृत्व में अर्जक संघ, जो अर्जक संघ के वो संस्थापक भी थे। और दोनों लोग मिलकर के शोषित समाज दल की रचना किए थे। बिहार से जब शोषित दल बना था तो उसका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब ने भी इशारा किया था, लिख लो अपनी दीवारों पर कि कल के तुम शासक हो। इसी तर्ज पर वो नारा भी बना था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और माननीय रामस्वरूप जी वर्मा जी का जो नारा था कि समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जनराज नहीं। अब यह शोषित समाज दल का नारा बिहार और उत्तर प्रदेश का मिल गया और ये दोनों नारों के तरह चल कर के देश और समाज को लोग एजुकेट करता रहा। लेकिन जब मैं 1980 में शोषित समाज दल से उत्तर प्रदेश के उस समय के चिरई गांव विधानसभा से मैं उसका उम्मीदवार भी था, जिसमें माननीय रामस्वरूप वर्मा और हमारे माननीय चौधरी महाराज सिंह जी भारती, वो लोग और बिहार से भी तमाम नेता हमारे प्रचार के लिए आए हुए थे। लेकिन एक बात उसमें बहुत साफ है कि जगदेव बाबू की 5 सितंबर 1974 को हत्या हो जाने के बाद हमारा जो बहुजन का जो मूवमेंट था, बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट था, चल तो रहा था लेकिन गतिशील बहुत नहीं था। अर्जक संघ के माध्यम से सामाजिक कार्यक्रमों का सिलसिला भी बहुत तेज चल रहा था, शादी विवाह और संस्कारों का कार्यक्रम भी बहुत तेज चल रहा था, लेकिन राजनीति की गति धीमी पड़ती गई। और 81 से लेकर 84 तक जब मान्यवर कांशीराम साइकिल यात्रा करके जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके पूरे देश में अवेयर कर रहे थे, तो ये कारवां भी आगे बढ़ रहा था। तो ये कारवां बढ़ता हुआ देख करके मैं भी 1981 में मान्यवर कांशीराम जी के साथ जुड़ गया और DS4 के तरफ से हम भी साइकिल चलाने लग गए और पूर्वांचल का कार्यभार हमारे जिम्मे मान्यवर ने सौंपा था और इधर मैं चलाता रहा। लेकिन जब हमारी उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, ये बताओ कि आप तो शोषित समाज दल से निकल करके हमारे पास आए हो, आप हमको ज़रा उसका सिद्धांत वक्तव्य विधान हमको ला करके दो। जब मैं उनको सिद्धांत वक्तव्य विधान ला करके दिया और उसकी समूची पृष्ठभूमि को उन्होंने जाना समझा, तो उन्होंने एक सवाल मेरे से किया मान्यवर ने कि इतना बढ़िया संगठन फेल क्यों हुआ।
इसके काम करने के तौर तरीके उन्होंने पूछा। जब सारी व्याख्या मैंने किया तो कहा कि नहीं, ये मूवमेंट सही था, लेकिन ये काम करने का जो तौर और तरीका था ये ओल्ड कल्चर था। जिस तरह से पुरानी पार्टियां आज भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी इस देश की पार्टियां हैं, बड़े बड़े सभा लगा करके और जनता को अवेयर करने का काम करते थे, यही काम शोषित समाज दल की तरफ से भी चल रहा था। ऐसे ही चल रहा था सिलसिला। लेकिन जो हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी थे, वो कैडर कैंप भी करते थे। स्कूल कॉलेजों के छुट्टी के दिनों में अपने हार्डकोर के कार्यकर्ताओं को बुला करके वो हमारे जो सामाजिक क्रांति के जो पूर्वज हैं, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन सारे लोगों के बारे में, बाबा साहब के बारे में विस्तार से वो 2 दिन का कैंप करते थे और कैंप करके लोगों को समझाते थे और सारे लोगों को सूत्रवत उन्होंने बताते थे और सूत्र के पॉइंट नोट कराते थे कि जब भी आपको समाज में जाना है तो आपको इस तरह से बात को रखना है। ये सिलसिला शहीद जगदेव प्रसाद जी के हत्या के बाद ये सिलसिला रुक गया और मान्यवर कांसी राम जी का DS4 का जो कार्यक्रम था वो आगे बढ़ता दिखाई पड़ा, तो हम भी उसके अंदर शरीक हो गए और जाकर के 1984 में फिर पार्टी बनी जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी रखा गया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बताओ कि इतना बढ़िया सिद्धांत, वक्तव्य, विधान ये कैसे फेल हुआ? काम करने का तौर तरीका क्या था? जब काम करने के तौर तरीके को उन्होंने समझा और सुना तो कहा नहीं, ये ओल्ड कल्चर था, हम लोगों को अब न्यू कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम दुश्मन से लड़ सकेंगे। नहीं तो इस तरह के कार्यक्रम अगर हम चलाएंगे तो जिसको हम जगाना चाहते हैं वह तो नहीं जागेगा, लेकिन दुश्मन जाग जाएगा। तो उन्होंने 10 साल तक प्रतिबंध लगाया कि कोई भी आदमी अखबार में नहीं जाएगा, अखबार में विज्ञप्ति नहीं देगा और सरकार के पास या DM के पास जाकर के कोई पत्रक नहीं देगा। आप छोटी छोटी गाँव में चौपाल लगाओगे और जाकर के उनको समझाओगे और जब 2, 4, 5 गांव कर लो तो छुट्टी के दिनों में आप कैडर कैंप चलाओ और कैडरों के सिलसिले से बात को आगे बढ़ाओ। और इसमें हमें जो छुट्टी के दिनों में हमें जो पढ़े लिखे कर्मचारी थे वो बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो आते थे, वो नाम बदल कर चलते थे, हुलिया बदल करके चलते थे और हम लोग भी जो ओपन कार्यकर्ता थे वो हम लोग समाज को नहीं बताते थे कि ये कौन है, लेकिन वो समाज को एजुकेट करने का काम बाम सेब के माध्यम से ये चलता रहा। ये धार पकड़ता गया। पकड़ने के बाद जब गति बढ़ने लग गई DS4 की तो मान्यवर ने 1984 में पार्टी खड़ी कर दी और साइकिल यात्राओं के माध्यम से वो काफ़ी और कैडर के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाते रहे। ये कैडर का जो सिलसिला था यही न्यू कल्चर था। बाकी सारी पार्टियों का कल्चर वो ओल्ड कल्चर था। मंच लगाना, सभा करना, भाषण करना, दुश्मन को जगाना, दोस्त भागते चले गए। लेकिन कैडर कैंपों से देखा गया कि दोस्त जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और दूसरी बात, एक बात साफ कहूँगा कि चूंकि शोषित समाज दल ने उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी कुछ काम कर डाला था, पृष्ठभूमि जमीन तैयार थी और मान्यवर के आने के बाद वो सारे लोग उस कारवां से जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी की धारा में जुड़ गए। और बहुजन समाज पार्टी को आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता मिली। लेकिन मान्यवर तो ये समझते थे कि हम तो संविधान के माध्यम से स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार तो मिला है, लेकिन हम तो पुरुष हैं, एक महिला भी चाहिए जो देश को अवेयर करके जो आधी आबादी की महिलाएं हैं उसमें से नेतृत्व तैयार करे, ताकि स्त्री पुरुष मिल करके जो बाबा साहब का सपना है उसको हम पूरा कर सकें।
मान्यवर कांशीराम ने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। यह सोच समझ करके बनाया कि आधी आबादी की महिलाओं में से नेतृत्व पैदा होगा और देश के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में महिलाओं की भी आवाज़ गूंजेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती जी वो विधान परिषद में भी गईं, राज्यसभा में भी गईं, लेकिन 4 बार के शासनकाल में उन्होंने एक भी महिला को, दलित, पिछड़ी या अल्पसंख्यक महिला को राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं भेजा। और महिला नेतृत्व का पूरी तरह से अकाल था। उनको डर लगता था कि कोई तेज तर्रार महिला आ जाएगी तो कहीं हमारा स्थान न ले ले। दूसरी कमी यह थी कि मान्यवर कांशीराम कहते थे जब हम खड़े होंगे तो 1.5 फीट ज़मीन चाहिए, सो जाएंगे तो 6 फीट ज़मीन चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब बहुजन समाज के लिए अर्पित होगा। और यह कहते कहते वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन आदरणीय बहन मायावती जी धन बटोरने में ही लगी रही। परिणाम क्या हुआ? अकुत संपत्ति जो बटोरी गई और वर्तमान सत्ता के डर से जेल में न जाना पड़े और सत्ता का हमको बी टीम बन करके काम करते रहना पड़ा। आज बहुजन समाज पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर नहीं लड़ी होती, अगर ये भी गठबंधन का हिस्सेदार बन करके लड़ी होती, तो आज देश की संसद में भी बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग होते और जो भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में वो अभी नहीं मिल पाती। लेकिन आज जो सब पर भारी पड़ रहा है एक व्यक्ति, उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। यह सब पर भारी है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी मानद पार्टियां हैं, जितनी भी मान्यता प्राप्त दल हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त दल ने या किसी राष्ट्रीय दल ने भारत के नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन नहीं दिया। न उनके प्रचार में कोई तकरीर करने गए। लेकिन अब हर लोग उनको पटाने में लगा हुआ है ताकि बहुजन का जो मूवमेंट है ये रुके और हम लोग इनको साधन बना करके अपनी नैया पार करें। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो वाणी है, चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा इस भारत का नेतृत्व पैदा हुआ है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है। वो अपने संघर्षों से इस भारत में अपनी पहचान बनाया है। इस देश के अंदर जहाँ जहाँ भी इनजस्टिस हुआ, दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, वो उस आग में वह कूदा है और कूद करके वो ये नहीं देखा मेरे ऊपर कितने मुकदमे होंगे, मुझे जेल जाना होगा, जेल से भी नहीं डरा, मुकदमों से भी नहीं डरा और हिम्मत और दिलेरी के साथ इस भारत के अंदर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई कोना हो, जहाँ भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जुल्म दिखाई पड़ा, वहाँ वो दौड़ा और चला और संघर्ष के लिए खड़ा हुआ। परिणाम क्या हुआ? नगीना सीट पर किसी भी राष्ट्रीय दल ने, किसी भी मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के दल ने समर्थन दिए बगैर जनता ने वहाँ पर उसको हाथों हाथ लिया और आज 1,51,000 से ज़्यादा वोटों से उसको जिता करके देश के संसद में भेजा है। आज बहुजन समाज को उसका एक सच्चा जो उसका रबर है या जो सच्चा साथी है या उस मुकाम तक ले जाने के लिए एक सच्चा साथी मिल गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के बहुजन समाज की दिमाग या ध्यान चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर है और चंद्रशेखर आज़ाद का ध्यान भटकाने के लिए अब बहुत सी पार्टियां लगेंगी और बहुत सी पार्टियां लग करके उनको ये अपने एजेंडे के तहत ला करके वो अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अभी तो उस नौजवान ने संकल्प लिया है कि मुझे अपने बुजुर्गों का जो काम है, जो अधूरा छोड़ करके गए हैं मान्यवर कांशीराम, बाबा साहब, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू महाराज, हमें उस कारवां को आगे बढ़ाना है, इसको देश भर में हमें चलना है। इसलिए उनका काम बड़ा है।
लेकिन बहुत से लोग भटके हैं आज़ादी के बाद से, और बहुत से लोग बाबा साहब का नाम लिए और भटक गए, और भटकाने में भी बहुत से लोग चंद्रशेखर आज़ाद को लगेंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि चंद्रशेखर आज़ाद वो जो संघर्षों से पैदा हुआ है, किसी ने उसको ये नहीं कहा है, अगर देश में मान्यवर कांशीराम नहीं होते तो इस देश में बहन मायावती जी को कोई देश का आदमी नहीं जानता, और बहन मायावती जी नहीं होती तो उनके 28 साल के भतीजे को या आकाश आनंद को देश नहीं जान पाता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को किसी ने भारत में पहचान नहीं कराई है, उसकी पहचान उसके संघर्षों ने कराई है, और संघर्षों से आज नगीना लोकसभा की जनता ने उसको देश की संसद में भेजा है। बहुजन समाज की निगाहें चंद्रशेखर आज़ाद पर टिकी हुई हैं, उनके कारनामों पर टिकी हैं। हमारी दुआएं हैं उनकी उम्र लंबी हो और हमारी भी आयु वो प्राप्त करें, और बहुजन समाज का रुका हुआ कारवां उसको आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने भी कहा था, अपने लोगों से कहा था, अगर मेरे कारवां को तुम आगे नहीं बढ़ा सकना तो छोड़ देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इसे पीछे मत जाने देना। लेकिन यहाँ तो हाथी गणेश बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया, बहुजन सर्वजन बन गया, और सरकार में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में बन गया, सरकारी पैसे पर बन गया। ये कौन सा मिशन था भाई? अब ये देश की जनता पूछेगी, बहुजन समाज पूछेगा। बहुत समय तक बहुजन समाज को अंधकार में नहीं रखा जा सकता, और निश्चित तौर पर बाबा साहब का मिशन अगर सही तरीके से कोई चलाएगा तो हमको भी ऐसा विश्वास लगता है। हम आज अभी तक तो कह सकते हैं, कल के बारे में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं जानते, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज का एक आइन आया है, और उसकी तरफ देश की बहुजन समाज की निगाहें टिकी हैं और भरोसा उस पर जता रहे हैं। और ये भरोसा मैं चंद्रशेखर आज़ाद से भी कहूँगा, ये भरोसा जिंदगी चली जाए लेकिन ये भरोसा बहुजन समाज का टूटने न पाए। जैसे लोगों ने तोड़ा है, आपके माध्यम से बहुजन समाज का जो ये कारवां है आगे बढ़ना चाहिए, बाबा साहब का मिशन जो है ये आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।